Students, in the previous video, I told you why need a constitution because we are reading the Indian constitution and how the Indian constitution adopted by a constituent assembly on 26th November of 1949 and how the constitution needed in a democratic country. But but in this video, we will discuss the Indian Constitution key features. What are the key features of our Indian Constitution? You know, by the beginning of the 20th century, the Indian national movement had been active in the struggle for independence from British rule for several decades. During the freedom struggle, the nationalists had devoted a great deal of time to imagining and planning what a free India would be like. Under the British, they had been forced to obey rules that they had very little role in making the long experience of authoritarian rule under the colonial state convinced Indians that free India should be a democracy in which everyone should be treated equally and be allowed to participate in government. What remained to be done then was to work out the ways in which a democratic government would be set up in India and the rules that would determine its functioning. This was done not by one person but by a group of around 300 people who became members of the Constituent Assembly in 1946 and who met periodically for the next 3 years to write India's constitution. Students, जैसा हम प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, लेकिन इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसा आप जानते हैं 1947 से पहले हमारा जो देश था वो ब्रिटिश उपनिवेश का गुलाम था। 20वीं शताब्दी की शुरुआत से ही जो भारतीयों ने एक जो नेशनल मूवमेंट चलाया हुआ था, जो काफ़ी एक एक्टिव नेशनल मूवमेंट था और उन्होंने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया अनेक दशकों तक। और ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल जितने भी जो हमारे राष्ट्रवादी लोग थे वो इसके लिए डिवोटेड थे कि जब हमारा देश आज़ाद होगा अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से तो हम किस प्रकार का शासन और किस प्रकार की व्यवस्था जो है वो लेकर के आएंगे, क्योंकि ब्रिटिशों के अधीन जब हमारे भारतीय थे तो उस समय जो है बहुत सारे ऐसे नियम और कानून जो है ब्रिटिशर्स ने बनाए थे जिनके माध्यम से भारतीयों को प्रेस किया जाता था, उनको दबाया जाता था, उनको कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। लेकिन जब भारत स्वतंत्र होगा तो उसमें हम किस प्रकार की व्यवस्था जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे जिससे कि सभी नागरिकों को समान रूप से अधिकार मिल सकें और उन्हें भी आज़ादी मिले। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ तो वहाँ एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को जो है इम्प्लीमेंट किया गया जिसमें सभी को समान रूप से जो है सरकार बनाने में उनका सहयोग हो, उनका पार्टिसिपेशन हो और उनके लिए क्या अच्छा किया जा सकता है जिससे कि एक जो लोकतांत्रिक सरकार है वो भारत में बन सके और उसकी क्या क्या फंक्शनिंग हो, उनके लिए क्या क्या कानून और नियम होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक संविधान के माध्यम से ही संभव थी। तो इसके लिए करीब 300 लोगों की जो है एक सभा गठित की गई थी जिसे हम संविधान सभा के नाम से जानते हैं। इसमें करीब 299 सदस्य थे और इस सभा का गठन 1946 में किया गया था। जुलाई 1946 में जो है संविधान सभा का गठन हुआ था और जो कि पीरियडिकली अगले 3 वर्षों तक जो है संविधान जो है भारत का लिखा गया था। जैसा आप जानते हैं जब हम भारतीय संविधान के बारे में पढ़ते हैं तो संविधान को बनने में करीब 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था और इसकी पहली मीटिंग जो है वो 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई थी और इसकी जो लास्ट मीटिंग हुई वो 26 नवंबर 1949 को हुई थी जिसमें संविधान सभा ने जो है भारत के लिए एक संविधान को अपनी एक स्वीकृति प्रदान की थी। तो कहने का अर्थ ये है कि भारतीय संविधान एक ऐसा संविधान है जो विश्व का एक सबसे बड़ा संविधान और एक रिटन डॉक्यूमेंट है। These members of the Constituent Assembly had a huge task before them. The country was made up of several different communities who spoke different languages, belonged to different religions, and had distinct cultures. Also, when the constitution was being written, India was going through
considerable turmoil. The partition of the country into India and Pakistan was imminent. Some of the princely states remained undecided about their future, and the socio-economic conditions of the vast mass of people appeared dismal. All of these issues played on the minds of the members of the Constituent Assembly as they drafted the Constitution. They rose to the occasion and gave this country a visionary document that reflects a respect for maintaining diversity while preserving national unity. The final document also reflects their concern for eradicating poverty through socio-economic reforms as well as emphasizing the crucial role the people can play in choosing their representatives. तो ये जो सभी सदस्य थे संविधान सभा के, उनके सामने एक बहुत बड़ा कार्य था, जब कि जो देश है वो अनेक अलग अलग कम्युनिटीज़ से, जो कि अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग रिलीजन्स के लोग हैं, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग संस्कृति है उनकी, जब ये संविधान लिखा गया तो उस समय भारत जो है एक बहुत ही गहरे आघात से गुजरा था, क्योंकि भारत का जो बंटवारा हुआ इंडिया और पाकिस्तान के रूप में 1947 में, तो उस समय कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे वो अपने फ्यूचर के लेकर के अनिश्चित थे, और उनमें किस प्रकार से जो है सामाजिक और आर्थिक जो स्थिति थी उसको कैसे और अच्छा किया जा सकता है, उसके उन चीज़ों को भी उन्होंने उस समय अपने माइंड में रखा। और वो सभी जो इश्यूज़ जो कि उस समय संविधान सभा के लोगों जो सदस्य थे उनके दिमाग में थे, जब वो संविधान का एक ड्राफ्ट तैयार कर रहे थे, उस समय एक अवसर ऐसा भी आया जब देश के जो विजनरी जो डॉक्यूमेंट तैयार किया गया था उसमें किस प्रकार से जो है डाइवर्सिटी को मेंटेन किया जा सकता है, उसको किस प्रकार जो है रेस्पेक्ट मिले, जिससे कि भारत की जो एकता है वो बनी रहे। और इस डॉक्यूमेंट में ये भी पाया गया कि जब ये फाइनल डॉक्यूमेंट तैयार हुआ तो उसमें पॉवर्टी को कैसे जो है समाप्त किया जाए आने वाले समय में, और जो सामाजिक और आर्थिक जो सुधार हैं उनको भी ध्यान में रख कर के, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था भारत के लोगों के लिए, जिससे कि वो अपना प्रतिनिधि चुन सकें। ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फ़ोटो है। इनका नाम डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर इज़ नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनको भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर बिलीव्ड दैट हिज पार्टिसिपेशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्प्ड द शेड्यूल्ड कास्ट गेट सम सेफगार्ड्स इन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, बट ही ऑल्सो स्टेटेड दैट although the law might exist, scheduled caste still had reason to fear because the administration of these laws were in the hands of the caste Hindu officers. He therefore urged scheduled caste to join the government as well as the civil services. As you know, he was the father of Indian Constitution, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर का मानना था कि जो उनका पार्टिसिपेशन है, जो उनकी भागीदारी है संविधान सभा में, उससे जो शेड्यूल कास्ट है उनको कैसे सहायता की जाए और उनको इस ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे सेफगार्ड प्रदान किए जाएं। तो उसके लिए उन्होंने कुछ ऐसे कानून बनाए शेड्यूल कास्ट के लिए जिनसे कि उनको भविष्य में कोई डर ना हो, फियर ना रहे, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो प्रशासन था, उसमें इस प्रकार के जो कानून ऐसे लोगों के हाथों में होंगे जो कास्ट हिंदू ऑफिसर्स हों। इसलिए उन्होंने जो है शेड्यूल कास्ट को जो है उन्होंने कहा कि सरकार और सिविल सर्विसेज में उन्हें जो है अवसर प्रदान किए जाएं। लिस्टेड बिलो आर द की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वाइल रीडिंग दीज कीप इन माइंड द एवर मेंशन्ड कंसर्न्स ऑफ डाइवर्सिटी, यूनिटी, सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म and representation that the authors of this document were grappling with. Try and understand the ways in which they tried to balance these concerns with their commitment to transforming independent India into a strong democratic society. तो नीचे कुछ जो है संविधान के कुछ की फीचर्स दिए गए हैं भारतीय संविधान के, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, और जो हमने ऊपर डिस्कस किया है, चाहे वो डाइवर्सिटी हो, यूनिटी हो, सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हों, उन सब का जो रिप्रेजेंटेशन था इस रिटन डॉक्यूमेंट के अंदर जो है उनको लिखने वाले जो थे, जो ऑथर्स थे, उन्होंने बिल्कुल जो है एक तरीके से रखा और उन्होंने
इसको हम समझने का अन्य तरीक़ों से प्रयास भी करेंगे कि किस प्रकार से इन कंसर्न्स के बीच में एक बैलेंस क्रिएट किया जा सके, और जो उनका कमिटमेंट था कि जब भारत आज़ाद होगा तो एक मजबूत हो और एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी हो। तो उसके लिए उन्होंने कुछ जो है संविधान के कुछ जो है फीचर्स हैं, उनकी कुछ विशेषता हैं। तो इनमें सबसे पहला है फेडरलिज्म, जिसको हम संघवाद कहते हैं। फेडरलिज्म क्या होता है, ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और फेडरलिज्म के अलावा जो इनके की फीचर्स है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और तीसरा जो है वो सेपरेशन ऑफ पावर्स है, और फोर्थ है फंडामेंटल राइट्स। तो दीज ऑल आर द इम्पोर्टेंट की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड द फाइनल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सेकुलरिज्म. So these all features are to be important in a Indian Constitution. तो फर्स्ट फीचर इज़ फेडरलिज्म. फेडरलिज्म क्या होता है, इसको संघवाद कहते हैं, क्योंकि हमारे देश में दो स्तर की सरकार है। दो स्तर की सरकार की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले केंद्र सरकार, दूसरी राज्य सरकार। तो इन सरकारों के बीच में जो संबंध होता है, उनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके जो फंक्शंस हैं, उनको संघवाद के माध्यम से उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है. दिस रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री. इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल एंड एट द सेंटर. पंचायती राज इज द थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट, एंड यू हैव रीड अबाउट दिस इन योर क्लास 6 बुक. इसका मतलब ये है कि हमारे देश में एक से अधिक स्तर की सरकार है. भारत में जो सरकारें होती हैं उसमें राज्य सरकार होती है और एक केंद्र सरकार होती है. इसके अलावा एक तीसरा जो टायर है गवर्नमेंट का वो है पंचायती राज, जिसको हम लोकल गवर्नमेंट्स भी कहते हैं. इनके बारे में आप क्लास 6 की बुक में पढ़ चुके हैं. बी लुक्ड एट द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन योर क्लास 7th बुक. और आपने जो देखा कि जो स्टेट गवर्नमेंट की जो फंक्शनिंग है उसके बारे में आप क्लास 7th की बुक में पढ़ा. एंड दिस ईयर विल रीड मोर अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट. लेकिन इस किताब में जो है हम केंद्र सरकार की फंक्शनिंग के बारे में जो है पढ़ेंगे इस वर्ष. द वेस्ट नंबर ऑफ communities in India meet that a system of government needed to be devised that did not involve only persons sitting in the capital city of New Delhi and making decisions for everyone. जैसा आप जानते हैं कि हमारे देश में एक केंद्र सरकार है, और वो केंद्र सरकार जो है उसके जो प्रतिनिधि होते हैं वो सीधे तौर पर जनता के द्वारा चुने जाते हैं, और जो कि दिल्ली में पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं. क्योंकि पार्लियामेंट एक ऐसा प्लेस होता है जो कि पूरे देश के लिए कानूनों का निर्माण करता है, और वो पूरे हर देश के नागरिक के लिए निर्णय लेते हैं. Instead, it was important to have another level of government in the states so that decisions could be made for that particular area. While each state in India enjoys autonomy in exercising powers on certain issues subject of national concern, required that all of these states follow the laws of the central government. The Constitution contains list that details the issues that each tier of the government can make law on. In addition, the Constitution also specifies that each tier of the government can get the money from for the work that it does. Under federalism, the states are not merely agents of the federal government but draw their authority from the Constitution as well. All persons in India are governed by law and policies made by each of these level of the government. ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि अन्य जो सरकार का जो स्तर होता है जिसे हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, वो भी लोगों के बारे में एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में निर्णय लेने की जो है पावर्स रखते हैं, जबकि प्रत्येक स्टेट जो है भारत के अंदर उसकी एक ऑटोनॉमी होती है और वो अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करता है कुछ स्पेशल मुद्दों को लेकर के. तो इन सभी सब्जेक्ट्स के बारे में हमारे संविधान की 7वीं जो अनुसूची है, जो 7th शेड्यूल है, उसमें जो है गवर्नमेंट जो होती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट होती है, उनके कुछ विषय जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं कि सेंट्रल के पास कौन कौन सी पावर्स होंगी और वो किन सब्जेक्ट पर जो है कानून बना सकते हैं, लॉ बना सकते हैं. स्टेट गवर्नमेंट के पास जो पावर्स हैं वो किन किन सब्जेक्ट्स को लेकर के कानून जो है बना सकते हैं. तो जब आप 7th शेड्यूल पढ़ेंगे संविधान का, तो 7th शेड्यूल में लिस्ट दी गई है जिसको हम यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं. तो भारतीय संविधान जो है उसमें लिस्ट को कंटेन किया गया है. जो भी इश्यूज होते हैं प्रत्येक गवर्नमेंट के लिए उस पर कानून बना सकती है. और जो संविधान है वो ये भी स्पेसिफाइज करता है कि जहाँ पर प्रत्येक जो टायर ऑफ गवर्नमेंट होता है उसको मनी जहाँ से प्राप्त होती है, उसको जो भी कार्य दिया जाता है वो करता है. और फेडरलिज्म के अधीन
जो भी स्टेट आते हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के एजेंट के रूप में कार्य नहीं करते हैं, बल्कि वो अपनी एक अथॉरिटी ड्रॉ करते हैं जो कि संविधान के अंदर जो है उनको प्रदान की गई है। तो भारत के अंदर जितने भी जो नागरिक हैं, जो पर्सन्स होते हैं इंडिया में, उन सभी को कानूनों के अधीन जो है शासित किया जाता है, उनके लिए पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं और ये प्रत्येक जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है उसके पास इसके राइट्स होते हैं। जैसे मैंने बताया, तीसरा जो टायर होता है गवर्नमेंट का वो होता है पंचायती राज, जिसको हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। और लोकल गवर्नमेंट में दो प्रकार की सरकार होती है, जिसमें हम नगर निकाय आते हैं और नगर पंचायत आते हैं और नगर निगम आते हैं। दूसरा जो होता है जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। तो इसमें जो ग्रामीण स्तर पर होता है उसको 11th शेड्यूल में रखा गया है, और जो शहरी क्षेत्र हैं, जो अर्बन एरियाज़ के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, उनको 12th शेड्यूल में जो है 12वीं जो अनुसूची है संविधान की उसके अंदर जो है उसको ऐड किया गया है। बाकी और जो इनके फीचर्स बचे हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। ओके।